हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग अग्नाशय या पेनक्रियाज को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पेनक्रियाज या अग्नाशय जो है वो कोमल होता है और एक गुलाबी कलर की ग्रंथि है जो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। अगर मैं बात करूं कि पहले सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है तो वो है लीवर या यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। अगर बात करूं सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड की तो उसमें थायराइड होती है। और दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि अग्नाशय या पेनक्रियाज। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, पेनक्रियाज जो है वो हमारे स्टोमक के पीछे स्थित होता है मेजेंट्री में, ठीक है। इसके अलावा अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है कि यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की प्रकृति रखता है। और ध्यान रखना, इसका जो मैक्सिमम भाग है, अधिकांशतः भाग वो बहिस्रावी प्रकृति का होता है, लगभग 99% भाग, और केवल 1 से 2% भाग ही इसका जो है वो अंतःस्रावी प्रकृति का होता है। देखो, अग्नाशय असममित आकार की कोमल गुलाबी सी चपटी संरचना है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसे हम लोग स्वीट ब्रेड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले कि स्वीट ब्रेड के नाम से जाने जाने वाली ग्रंथि तो अग्नाशय या पेनक्रियाज। स्वीट ब्रेड भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि शर्कराओं से संबंधित होती है। इसमें हम लोग अंतःस्रावी भाग में 2 हार्मोन देखेंगे, ग्लूकागोन और इंसुलिन, जो कि शुगर का कंट्रोल करते हैं, शर्करा का नियमन करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका अधिकांश भाग 99% एक्सोक्राइन तथा कुछ भाग 1 से 2% एंडोक्राइन प्रकार का होता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। नेक्स्ट देखो, इसकी आकृति जो है वो गाजर के समान होती है, कैरेट शेप, गाजर के आकृति की इसकी संरचना होती है। लंबाई पूछ ले 12 से 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। यह आमाशय के पीछे मेजेंट्री में स्थित होती है। यह मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों नेचर इसमें, इसलिए मिक्स्ड ग्रंथि है, बात कर ही लिया। इसके बाद देखो, थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। देखो, ये है ड्यूडिनम जो सी या यू आकृति की होती है, और इसके पास होता है अग्नाशय, पेनक्रियाज, ठीक है। अब देखो, अग्नाशय से जो एक वाहिनी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय वाहिनी। क्या कहते हैं? अग्नाशय वाहिनी। ये वाली जो वाहिनी है, ठीक है। ये अग्नाशय वाहिनी आगे चलकर इस एम्पुला में खुलती है, और इस अग्नाशय वाहिनी में ऊपर से आती है सामान्य पित्त वाहिनी। कौन? सामान्य पित्त वाहिनी। सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी दोनों मिलकर बनाती है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, यकृत अग्नाशय वाहिनी। ये दोनों सामान्य पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट, और अग्नाशय वाहिनी, हिपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर बनाती है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, यकृत अग्नाशय वाहिनी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, ये जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है वो खुलती है ड्यूडिनम में, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है? एक स्फिंक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या ओडाई का स्फिंक्टर, ओडी का स्फिंक्टर। इतना क्लियर है? अग्नाशय वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडिनम में खुलती है, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं या फिर ओडी का स्फिंक्टर कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा और देख लो। देखो, जो सामान्य पित्त वाहिनी है वो कैसे बनती है, तो इधर से लीवर की बाईं और दाईं यकृत वाहिनी आती है, और यहां से पित्ताशय से जो वाहिनी निकलती है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पित्ताशय की वाहिनी सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट और यकृत वाहिनी दोनों मिलकर क्या बनाती है? सामान्य पित्त वाहिनी। तो इतना क्लियर है? इसके बाद देखो, जो अग्नाशय है पेनक्रियाज, इसमें से जो है एक पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस स्रावित होता है, जो अग्नाशय के बहिस्रावी भाग से स्रावित होता है। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से? बहिस्रावी भाग से। और इसमें काफी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज,
पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, न्यूक्लियेज, इस तरह के काफी एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अंतःस्रावी भाग है वो ग्लूकागोन, इंसुलिन जैसे हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन का भी स्त्रावण करता है अंतःस्रावी भाग। तो देखो बहिस्त्रावी भाग क्षारीय अग्नाशय रस स्त्रावित करता है। और ध्यान रखना जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्षारीय होता है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंजाइम होते हैं। एंजाइम आप लोगों को बता ही दिए, बाकी आगे इन्हें और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन कौन कौन सी कोशिकाओं से स्त्रावित होते हैं, कमेंट कर कर जरूर बताना। नेक्स्ट देखो अग्नाशय सी या यू आकार की ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। देखो ये है ग्रहणी या ड्यूडिनम, सी या यू आकृति की। इसके बीच में जो है अग्नाशय होता है जो कि लंबी ग्रंथि है एक, जो बहिस्त्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखो पित्ताशय नलिका तथा अग्नाशय नलिका। देखो ये है कॉमन बाइल डक्ट पित्ताशय नलिका, जो कि सिस्टिक डक्ट पित्ताशय की नली और यकृत वाहिनियों से मिलकर बनती है पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट। ये पित्ताशय नलिका और अग्नाशय नलिका जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों मिलकर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट द्वारा ग्रहणी में खुलती है। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम लोग ओडी का स्फिंक्टर कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो जो ओडी अवरोधनी से नियंत्रित होता है और ये इंपॉर्टेंट है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग पेनक्रियाज के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो अभी हम लोगों ने देखा कि पेनक्रियाज या अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अब हम लोग एक एक कर बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी को कवर करेंगे। तो अपना जो पहला पॉइंट है वो है एक्सोक्राइन पार्ट बहिस्त्रावी। देखो जो अग्नाशय या पेनक्रियाज का बहिस्त्रावी पार्ट है वो मुख्य भाग होता है। क्यों? क्योंकि यह अग्नाशय का 99% भाग होता है और बचा हुआ 1 से 2% भाग ही एंडोक्राइन पार्ट होता है, अंतःस्रावी की तरह काम करता है। तो देखो एक्सोक्राइन पार्ट में अग्नाशय का प्रमुख भाग है, लगभग 99% भाग जो है वो बहिस्त्रावी की तरह काम करता है अग्नाशय का। और बहिस्त्रावी जो है वो पिंडकीय तथा शाखित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो पेनक्रियाज अग्नाशय के बाहर जो है वो पेरिटोनियम और अंदर जो है वो कोमल संयोजी उत्तक का आवरण होता है। इसके बाद यह संयोजी उत्तक भीतर की तरफ धंसकर इसे अनेक खोखले पिंडकों में बांटता है, जिन्हें हम लोग एसिनाई कहते हैं। देखो ये जो है ये स्ट्रक्चर ये हम लोगों ने काट ली है अग्नाशय की, जिसमें ये जो है ये एसिनाई है जो बहिस्त्रावी या एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। और ये जो है अग्नाशय जूस पेनक्रियाटिक जूस का स्त्रावण करते हैं। इसके बाद देखो ये एसिनाई जो है इनके बीच में जो है कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो है कुछ तरह की कोशिका पाई जाती है, जिनमें देखो एल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल या पीपी सेल। और ये जो है अग्नाशय का एंडोक्राइन पार्ट है, जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आता है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो यह संयोजी उत्तक भीतर की तरफ धंसकर इसे अनेक खोखले पिंडकों या एसिनाई में बांट देता है। एसिनाई की ग्रंथिल पिरामिडल कोशिकाएं पेनक्रियाटिक जूस स्रावित करती है। अब देखो जो ये एसिनाई है इसकी जो कोशिका है जो ग्रंथिल और पिरामिडल होती है वो पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस का स्रावण करती है। यह एक संपूर्ण पाचक रस है और पेनक्रियाटिक जूस जो वो एक संपूर्ण पाचक रस है, पूर्ण पाचक रस है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भोजन का पूरी तरह से पाचन जो है वो पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो विभिन्न पिंडकों की नलिकाएं मिलकर इंटरलोब्यूलर डक्ट बनाती है। देखो बहुत से जो पिंडक है एसिनाई पिंडक,
इन पिंडक की जो ये नलिकाएं है ये मिलकर जो है वो एक डक्ट बनाती है जिसे हम लोग इंटरलोब्यूलर डक्ट कहते हैं। और बहुत सारी इंटरलोब्यूलर डक्ट जो है वो एक वाहिनी में खुलती है जिसे हम लोग पेनक्रियाटिक डक्ट अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न पिंडकों की नलिकाएं मिलकर एक डक्ट बनाती है जिसे हम लोग इंटरलोब्यूलर डक्ट कहते हैं तथा सभी वाहिनी या इंटरलोब्यूलर डक्ट जो है सभी वो मिलकर पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। और हम लोगों ने अभी बात की थी कि पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो बाइल डक्ट या पित्त वाहिनी से मिलकर जो है एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसे हम लोग कहते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। यकृत अग्नाशय वाहिनी जो कि ड्यूडिनम में खुलती है, किसके द्वारा? एक स्फिंक्टर द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं ओडी का स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो विभिन्न पिंडकों की नलिका मिलकर इंटरलोब्यूलर डक्ट बनाती है। ये सभी इंटरलोब्यूलर डक्ट मिलकर पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। मानव में अग्नाशय वाहिनी यानी पेनक्रियाटिक डक्ट व पित्त वाहिनी कॉमन बाइल डक्ट संयुक्त वाहिनी बनाती है जिसे हम लोग यकृत अग्नाशय वाहिनी हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इतना क्लियर है? अब देखो, इसका नियंत्रण ओडाई का स्फिंक्टर करता है, यानी हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आगे खुलती है ड्यूडिनम में और वहां पर एक स्फिंक्टर द्वारा कंट्रोल होता है इसका, जिसका नाम है ओडाई का स्फिंक्टर। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार। तो इतना क्लियर है एक्सोक्राइन पार्ट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट अपना पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस जो कि बहिस्त्राव से रिलीज होता है। और देखो इसमें जो है 4 तरह के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रोटीन पाचक एंजाइम जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं, जिसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये एंजाइम पाए जाते हैं जो निष्क्रिय अवस्था या इनएक्टिव कंडीशन में पाए जाते हैं। ये जो है सक्रिय कहाँ जाकर होते हैं? तो ये छोटे आंत्र के ड्यूडिनम या ग्रहणी में जाकर सक्रिय होते हैं, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो पाचक एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस में वो है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज जो है वो 80% न्यूक्लिक एसिड का पाचन कर देते हैं और इसमें डीएनएज और आरएनएज ये 2 तरह के न्यूक्लियेज पाचक एंजाइम है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रिप्सिन या इसे हम लोग पेनक्रियाटिक लाइपेज भी कहते हैं। और पेनक्रियाटिक लाइपेज का मतलब क्या है कि वसा का पाचन करेगा, फैट डाइजेशन करेगा। जहां पर भी लाइपेज वर्ड आ जाए मतलब वसा के पाचन से रिलेटेड है। इसके अलावा 4th और लास्ट पाचक एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस में वो है पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इतना क्लियर है। इसके बाद देखो जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्षारीय और रंगहीन होता है। कैसा होता है? क्षारीय और रंगहीन। इसकी पीएच पूछ ले तो 7.5 से 8.5। और ये जो पाचक एंजाइम है ये पूर्ण पाचक एंजाइम कहलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पाचन में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो उसके बाद देखो पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस क्षारीय तथा रंगहीन होते हैं, पीएच 7.5 से 8.5। निम्न प्रकार के पाचक एंजाइम इसमें होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं? पहला है प्रोटियोलाइटिक प्रोएंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन का पाचन करने वाले, जिसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज तीनों ही निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, सक्रिय ड्यूडिनम में जाकर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज में डीएनएज और आरएनएज, फिर स्ट्रिप्सिन या पेनक्रियाटिक लाइपेज जो कि वसा का पाचन करते हैं और लास्ट पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो इतना क्लियर है। इसी के साथ अपना जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब देखो एक्सोक्राइन के बाद है एंडोक्राइन पार्ट या अंतःस्रावी पार्ट। देखो एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो अग्नाशय का 1 से 2% ही होता है और बहिस्रावी भाग जो था वो लगभग 99% पार्ट कवर कर रहा था। और देखो ये जो अंतःस्रावी भाग है एंडोक्राइन पार्ट, ये जो है इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो एसिनाई के बीच पाया जाता है। तो देखो ये है एसिनाई, इनके बीच विशेष कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा, डेल्टा, एफ सेल, इस तरह से 5 तरह की कोशिका पाई जाती है
जो कि अलग अलग हार्मोन का स्रावण करती है। और इन विशेष कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं लेंगरहैंस की कोशिकाएं, आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। तो देखो शुरू करते हैं अब हम लोग एंडोक्राइन पार्ट, अंतःस्रावी भाग। यह लेंगरहैंस द्वीपिकाओं या कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें हम लोग आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है तथा एसिनाई के बीच स्थित होती है। इस तरीके से ये एसिनाई है, इनके बीच विशेष तरह की कोशिकाओं का समूह है जिसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा कई तरह की सेल पाई जाती है। और ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है ही आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस है, लेंगरहैंस की दीपिका है। ठीक है, उसके बाद देखो अग्नाशय का 1 से 2% भाग अंतःस्रावी होता है, केवल 1 से 2% भाग, बाकी लगभग 99% बहिस्रावी होता है। ठीक है, फिर देखो लेंगरहैंस की दीपिकाएं 5 प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन कौन सी कोशिका? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एफ सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन का स्रावण, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन, गामा गैस्ट्रिन हार्मोन, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन और एफ सेल या पीपी सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती है। देखो काफी बार एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आया है कि ग्लूकागोन का स्रावण कौन करता है, इंसुलिन का स्रावण किस तरह की कोशिका करती है? तो इंसुलिन का बीटा सेल, ग्लूकागोन का अल्फा सेल। ठीक है, अब देखो पहला है अल्फा सेल। 20 से 25% जो भाग है वो अल्फा सेल है और ये 20 से 25% किसका है? इस 1 से 2% भाग में से 20 से 25% अल्फा है जो कि स्रावण करती है। अल्फा सेल किसका? ग्लूकागोन। इंपॉर्टेंट है, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का स्रावण। ग्लूकागोन क्या करता है? देखो ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्या? ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखो अल्फा सेल ग्लूकागोन स्रावण, ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखो क्या होता है, ये है ग्लाइकोजन और ये है लाइसिस। लाइसिस यानी टूटना, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगी और ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बन रहा है, इसका मतलब ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करती है ग्लूकागोन। ठीक है, क्लियर है? अल्फा सेल ग्लूकागोन का स्रावण, ग्लूकागोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस का काम करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में देखो ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजन टूटेगी, ग्लाइकोजन टूटेगी तो ग्लूकोज बनेगी, इसका मतलब रक्त शर्करा बढ़ाता है। रक्त शर्करा बढ़ाता है कौन? ग्लूकागोन। इसके विपरीत देखो बीटा सेल 60 से 65% भाग स्रावण करता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है? तो देखो इंसुलिन ठीक इसका उल्टा काम करता है कि इसका ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन रक्त शर्करा बढ़ा रहा था तो ये रक्त शर्करा को क्या करेगा? कम करेगा। मतलब जब ग्लूकागोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा था तो इसके विपरीत जो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। क्या करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? देखो ग्लाइकोजन, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन और जेनेसिस यानी बनना, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, जेनेसिस यानी बनना, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। इसका मतलब रक्त शुगर को कम करने का काम करता है। तो ग्लूकागोन रक्त शर्करा बढ़ाता है, अल्फा सेल आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस की अल्फा सेल द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को घटाता है, आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। क्लियर है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है इंसुलिन हार्मोन। तो इतना क्लियर है। उसके बाद देखो गामा सेल, गामा सेल गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है, इसकी हम लोग आगे भी बात करेंगे, फिलहाल ध्यान रखना है गामा सेल गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है। नेक्स्ट देखो डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका जो है वो एक हार्मोन स्रावण करती है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। किसका? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसको अवरुद्ध कर देता है। डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावण करता है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन का संदमन करता है। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन आप लोगों को पता होगा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से भी रिलीज होता है, लेकिन
उसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन का संदमन, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एफ सेल या पीपी सेल भी इसे हम लोग कहते हैं, और ये पीपी का स्रावण करती है। पीपी मतलब पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती है। बस इसमें इतना ही हम लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें।